नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्लास 11th के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इस साल हमारे सिलेबस में क्या क्या आने वाले हैं। कुछ भी कटा नहीं है, ठीक है ना। इसके फिराक मत रहिएगा कि कट गया है तो थोड़ा सा कम पढ़ना है, ठीक है ना। पढ़ना सब है, उसके भीतर से अगर हल्का हल्का कटा होगा तो पढ़ाते समय बता दिया जाएगा क्या क्या कटा है, लेकिन पढ़ना क्या है आपको इस साल भी पूरा ही है ना, पूरा सिलेबस ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए उसको एक एक करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो पहला इसमें आपका मैथ में पहला आपका चैप्टर आता है समुच्चय। क्या आता है बाबू? समुच्चय आता है। क्लियर? समुच्चय, है ना। अब बाबू ये समुच्चय क्या होता है कि ये योग होता है, बहुत सारे मतलब कि फंक्शंस हैं तो उसको क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। जैसे रिक्त समुच्चय, समुच्चयों का योग, गुणा, घटाना, जोड़, है ना। तो ये सब समुच्चय में आएगा, जब पढ़ाएंगे तो ये सब पूरा क्लियर होगा, है ना, क्या होता है, क्लियर है ना। तो उसके बाद अब अगला चैप्टर आपका आता है संबंध तथा फलन। दूसरा है आपका क्या, संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, है ना, रिलेशन एंड फंक्शन। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो समुच्चय है ये दोनों आप लोग के लिए नया है, संबंध तथा फलन, है ना। क्लास 10th में हल्का हल्का पढ़े होंगे आप लोग कि ये क्या होता है, संबंध तथा फलन। क्लियर है ना। तो समुच्चय और संबंध तथा फलन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, बहुत अलग नहीं है, है ना, बहुत हार्ड भी नहीं है। क्वेश्चन आसान इसमें पूछता है, ठीक है ना, संबंध में भी और फलन में भी, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पहला और दूसरा चैप्टर आसान है। इसके बाद देखिए बाबू, आपका जो तीसरा चैप्टर आता है वो आता है त्रिकोणमितीय फलन, है ना, त्रिकोणमितीय फलन। अब वो देखिए आप लोग, ये क्या था, त्रिकोणमितीय फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या था कि आप लोग क्लास 10th में 3-4 साल पहले इसको क्लास 10th में ही रखा गया था त्रिकोणमितीय फंक्शन को, है ना। लेकिन क्या होता था कि क्लास 10th में भी वही पढ़ो, फिर क्लास 11th में भी आके वही पढ़ो, तो बार बार एक ही चीज़ होता है, जिससे कि इसको अब हटा दिया गया है एनसीईआरटी में। अब इसको पूरा का पूरा क्या कर दिया गया, इसको जो है 11th में ही रखा गया त्रिकोणमितीय फलन को। 12th में बस आपको बस परिचय बताता है कि त्रिकोणमितीय में क्या होता है, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन कॉट, है ना। तो बस सरल समीकरण उसमें हल्का हल्का पढ़ा दिया गया। इसमें क्या करेंगे, इनके फंक्शंस को जानेंगे, इनके कुछ फार्मूले को, बढ़िया फार्मूले को जानेंगे, एक एक करके समझा देंगे, बहुत मस्त फार्मूले होंगे इसके, है ना। और आप लोग याद कर लेंगे साथ ही, हमारे साथ ही इसको जब पढ़ाएंगे तो लेक्चर में हमारे साथ ही आप लोग इसके फार्मूले याद करते चलेंगे और क्वेश्चन क्या होगा, बनाते चलेंगे, तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। इसके बाद वो चौथा चैप्टर आपका आता है गणितीय आगमन का सिद्धांत, है ना, गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत। एवं ये आप लोग के लिए बिल्कुल नया है, गणितीय आगमन का सिद्धांत बिल्कुल नया है। ये क्या होता है कि ये बताता है कि क्वेश्चन हमारा जो मैथ में दिया गया है वो सही है कि गलत है ना। तो एक बार क्या करते हैं कि इसमें एक बार x बराबर k पर, एक बार x बराबर k+1 पे चेक करते हैं कि फंक्शन दोनों पे सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आ रहा है तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसको चेक करते हैं कि वो सही है कि गलत है। मतलब गणितीय आगमन का सिद्धांत, नाम से ही समझ में आ रहा है, गणित आने का सिद्धांत, समझ में आया कि नहीं, गणित आने का। तो ये क्वेश्चन को प्रूफ किया जाता है क्वेश्चन सही है कि नहीं है ना। इसके बाद आप लोग का 5वां चैप्टर आता है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। 5वां चैप्टर सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जीवन भर काम आएगा अगर आप मैथ से पढ़ना चाहते हैं। तो ये जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे ये क्वेश्चन अपने आप को मॉडिफाई करता है और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाता है ना, मतलब कि हैवी क्वेश्चन बनाता है, सम्मिश्र संख्या, है ना। और इसी में क्या किया है एनसीईआरटी, इसी में जो है द्विघातीय समीकरण को भी ऐड कर दिया। ये तो मतलब 3-4 सालों से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं द्विघातीय समीकरण, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है द्विघातीय समीकरण में, कोई लॉन्ग चीज़ नहीं है द्विघातीय समीकरण। लेकिन आपका ये जो सम्मिश्र संख्या है ये मज़ेदार टॉपिक है, इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे हैं कि 6 से लेकर कक्षा 6 से लेकर 10 तक हम लोग बस रियल नंबर पढ़ते आ रहे हैं, वास्तविक संख्या 1 2 3 4 1.1 1.2 1.3, है ना। मतलब -∞ से लेके +∞ तक बस रियल लाइन पर ही चलते आ रहे हैं ना। अब ये जो सम्मिश्र संख्या है अब ये रियल लाइन से थोड़ा सा हट के है, मतलब थोड़ा सा ऊपर या नीचे बढ़ता है, रियल लाइन से इधर उधर भागता है ना। तो उसी को सम्मिश्र संख्याओं में आई के रूप में पढ़ेंगे कि आई के रूप में वो कैसे ऊपर नीचे जाता है, क्लियर है ना। तो ये मज़ेदार टॉपिक है, जब हम ये पढ़ाएंगे तो आप लोग इसका लेक्चर जरूर देखिएगा, है ना। इसका तो देखिए अगला चैप्टर आपका है रैखिक असमीकाएं, रैखिक असमीकाएं, है ना, रैखिक असमीकाएं। ये छोटा चैप्टर है, आसान है,
बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेगा। रैखिक असमीकाएं, आराम से क्वेश्चन इसके सॉल्व होते हैं, कोई दम नहीं है इसमें, है ना, लेकिन लगाइएगा जरूर, क्वेश्चन इसमें से भी पूछता है। क्लियर है। और ये रैखिक असमीकाएं 11 में नहीं 12 में भी काम देता है। ये तो मतलब पूरा काम देगा, ये 12 में भी काम देता है रैखिक असमीकाएं, है ना। कैसे देगा वो लेक्चर में पता चलेगा। ठीक है। इसके बाद आपको अगला चैप्टर है क्रमचय तथा संचय। क्रमचय तथा संचय, परमुलेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्लियर। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दोनों का दोनों क्या करेगा, रियल नंबर हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सबको जोड़ने का काम करेगा। क्रमचय संचय, नाम देखने में लग रहा है संचय मतलब इकट्ठा करना, जोड़ना, है ना। क्रमचय मतलब क्रम से इकट्ठा करना। तो मतलब कुल मिला जुला के इस चैप्टर में आप लोग क्या करेंगे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बस जोड़ेंगे, है ना। कैसे जोड़ते हैं, ढेर सारे फंक्शन को, इनफाइनाइट सीरीज को कैसे जोड़ा जाता है, और सारे फंक्शन कैसे ऐड होते हैं, बस वही से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। इसके बाद अब 8वां आपका है चैप्टर क्रमचय संचय के बाद द्विपद प्रमेय। क्या है, द्विपद प्रमेय। ये छोटा चैप्टर है आपका, द्विपद प्रमेय। ये चैप्टर छोटा है, बहुत छोटे, 1-2 एक्सरसाइज, 2 या 3 एक्सरसाइज है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद अनुक्रम तथा श्रेणी है, 9वां है अनुक्रम तथा श्रेणी। क्लियर। इसके बाद आपका अनुक्रम तथा श्रेणी, और अगला चैप्टर आपका अनुक्रम तथा श्रेणी के बाद देखिए, ये अनुक्रम तथा श्रेणी क्या था, पहले 11th में ही था, बस 11th में था, लेकिन क्या हो गया है, एक दो सालों से इसको 10th में भी डाला गया। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, है ना, हरात्मक माध्य, ये सब निकालना। तो ये सब बड़ा आसान टॉपिक होता है 10th में, इसलिए बच्चों को दे देता है कि हल्का सा सीख लें, ताकि यहाँ आके एकदम नया न लगे, है ना। तो आप लोग 10th में इसको सीखे होंगे, समांतर माध्य निकालना सीखे होंगे, गुणोत्तर माध्य निकालना पक्का सीखे होंगे, है ना। तो उसी को आके थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, और इसमें जानेंगे क्या, अनुक्रम तथा श्रेणी क्या है ना। अगर आप लोग ये नोट कर लेंगे, मिटाते हैं। इसके बाद देखिए टोटल 16 चैप्टर हैं आपके, 9 यहाँ हो गए, है ना, कुछ और बचे हैं 7 चैप्टर और, उसको भी लिख लीजिए। इसके बाद बाबू आपका 10वां चैप्टर अब ज्योमेट्री में आ जाता है। 9 के बाद 10वां चैप्टर अब ज्योमेट्री में चले आइए। तो उसमें होता है सरल रेखाएं। पहला चैप्टर क्या है, सरल रेखाएं, है ना, सरल रेखाएं। ठीक है, सरल रेखाएं, क्वेश्चन बढ़िया आता है इसमें से, सरल रेखाओं कैसे इंटरसेक्ट करता है ना, कोलिनियर, ठीक है ना, और कोप्लानर, ये सब चीज़ें इसमें आएगा सरल रेखाओं में। क्लियर। इसका तो 11वां चैप्टर आपका है शंकु परिच्छेद। क्या है, शंकु परिच्छेद, है ना। 11वां चैप्टर है आपका शंकु परिच्छेद। इसमें क्या आएगा बाबू, शंकु परिक्षेत्र में तो आपके वृत्त आएगा, परवलय आएगा, है ना। और उसके बाद से क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त, पर उसके बाद क्या, दीर्घवृत्त, अति परवलय। तो वो ये चारों चैप्टर शंकु परिच्छेद में, है ना, परिच्छेद है जो है शंकु परिच्छेद, इसमें चारों चैप्टर वृत्त, परवलय, और उसके बाद दीर्घवृत्त और अति परवलय, है ना, सर्किल, पैराबोला, और क्या, एलिप्स और हाइपरबोला। ये बहुत अच्छे चैप्टर होते हैं और बहुत अच्छे टॉपिक है, जो इस पूरे शंकु परिच्छेद मतलब 11th में ये पूरा अलग सीरीज ही बनाता है शंकु परिच्छेद। इसको क्या करेगा, हाइपरबोला, एलिप्स और पैराबोला और क्या, सर्किल, सर्किल तो एक अलग किताबें बना देता है आपका, है ना। तो मतलब ये जो है शंकु परिच्छेद, जब आप लोग आगे बढ़ेंगे बीएससी एमएससी करेंगे तो बीएससी में ही आपको पूरी की पूरी एक किताब मिलती है शंकु परिच्छेद की। उसमें क्या, हाइपरबोला, है ना, पैराबोला, और क्या, एलिप्स, और क्या होता है, सर्किल होता है। क्लियर ना। इसके बाद अब शंकु परिच्छेद के बाद आपका आता है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। तीसरा 12वां चैप्टर आपका क्या है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। अब ये त्रिविमीय ज्यामिति क्या है, 3D है। क्लियर। अभी तक हम लोग बचपन से 2D पढ़ते आ रहे हैं ना, 2D मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, परिचय ले रहा है ना, मतलब इंट्रोडक्शन करेंगे किसका, त्रिविमीय ज्यामिति, मतलब त्रिविमीय मतलब 3D जो कि क्या होता है, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होता है। तो वो हमारे विश्व में सब कुछ तो 3D है, हमारा जो भी देखते हैं करते हैं सब कुछ 3D होता है, क्योंकि हर चीज़ में लंबाई चौड़ाई और मोटाई होता है। 2D का यूज़ तो बस हम इस रेस्टर प्लेन से करते हैं कॉपी किताब पर, है ना। जैसे ये 2D है, इसमें क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है। क्लियर है ना, सॉरी उल्टा बोल दिए, लंबाई है और चौड़ाई है। क्लियर ना। लेकिन ये क्या है, 2D है। अगर बाबू इसी की मोटाई की अगर कोई ज़रूरत होती
ऊंचाई की ज़रूरत होती तो वो कहाँ आ जाता 3D में। तो ऐसा मत सोचिए कि ये जो है बस फिजिक्स में ही है, ये हमारा मैथ में भी काम करता है, क्योंकि फिजिक्स के पिताजी तो मैथ ही हैं। समझ में आ रहा है? तो त्रिविमीय ज्यामिति जो है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय 3D हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में। आप लोग लगता है कि हाफ ईयरली एग्जाम के बाद ही इसको पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 है, बहुत आगे है। इसके बाद अब उस सीमा तथा अवकलज है, 13वां चैप्टर है आपका सीमा तथा अवकलज। सीमा तथा अवकलज है ना। और उसके बाद आपका आता है गणितीय विवेचन, 14वां चैप्टर गणितीय विवेचन है ना। उसके बाद अब 15वां चैप्टर आपका है ना सांख्यिकी और फिर प्रायिकता है ना। आपकी ये चैप्टर है सांख्यिकी, ठीक है। स्टैटिक्स, ये सांख्यिकी स्टैटिक्स बीएससी करेंगे, अगर पढ़ने के बाद अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र ही हो जाता है स्टैटिक्स का। क्लियर ना, ये स्टैटिक्स क्लियर, और बहुत अच्छा है, इसमें स्कोप भी है, अच्छे से पढ़िएगा। मीन मीडियम ऑड है ना, समांतर माध्य माध्यिका, यही सब पढ़ाया जाएगा इसमें। और इसके बाद लास्ट चैप्टर आपका आता है प्रायिकता। प्रायिकता सबसे बढ़िया चैप्टर है ना। प्रायिकता ये क्या होता है कि जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार भूलेंगे, है ना। तो मतलब कि ये कन्फ्यूजन पैदा करता है प्रायिकता, होने की संभावना। इसमें बस यही चेक करते हैं कि किसी भी चीज़ की होने की संभावना क्या है। मान लीजिए कि 2 रुपये दे रहे हैं, तो मतलब क्या एक सिक्का उछाल रहे हैं, तो सिक्का उछालने के बाद आपको पता है क्या कि वो हेड आएगा कि टेल आएगा, तो उसी को चेक करते हैं इसमें कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, टेल आने की प्रायिकता क्या है। जैसे आप लोग लूडो खेलते होंगे, तो लूडो खेलते हो जब पासा फेंकते हैं तो भगवान से मनाते हैं भगवान 6 आ जाए, है ना। तो वो 6 कभी कभी ना आता है क्योंकि उसमें 1 से लेकर 5 तक भी तो संख्याएं आने के लिए, तो वो भी आ सकता है। तो अब उसी प्रायिकता, उसी संभावना को हम इसमें निकालेंगे कि लूडो में वो क्या होता है, उसको डाई है ना, उस डाइस को फेंकने के बाद उसकी प्रायिकता क्या है, 6 आने की प्रायिकता क्या है, 5 आने की प्रायिकता क्या है, मतलब संभावना। कुल मिला जुला के इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, संभावना। क्लियर है ना। तो वो यही आपकी टोटल 16 चैप्टर है 11th में, जो कि आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अगर आप लोग ये पूरा 16 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो समझ लीजिए बहुत अच्छा आप लोग मैथ के जानकार हैं, मतलब बहुत अच्छी आपको क्वालिटी हो जाएगी मैथ की। इसके बाद 12th में इसी का सब अनुप्रयोग करेंगे, और BA BSc में हर जगह आपको क्या होगा, इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।